वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैक चैनल। ओके और सर, अपना थैंक अपना जो ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो सब अपना जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा। यू। ओके सर, आई एम वासु श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई हैव पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिस ईयर इन फ्रॉम श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, लखनऊ। ओके ओके। ओके, एंड इन दिस ईयर आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर गेट। एंड सर, गेट में इस बार मेरा रैंक जो था वो 1400 आया था। मार्क्स आया था 67। तो सर उसमें कुछ मिला नहीं। बाकी सर बार का रिटर्न दिया था, तो बार का रिटर्न क्वालिफाई था। और सर इंटरव्यू कॉल जो है वो नवंबर में आया था। तो सर मेरा इंटरव्यू जो था वो 16 दिसंबर को था। दिसंबर, ओके। लेकिन यार फिर भी तुम्हारा जो 1400 रैंक आया है वो भी हम्म। मैकेनिकल में, मतलब फाइनल ईयर में जनरली बहुत अच्छा रैंक है फिर देखा जाए तो। हम्म। क्योंकि हम्म। जनरली आप अगर देखोगे ना तो जो मतलब जिनको टू डिजिट रैंक आता है या थ्री डिजिट रैंक आता है वो लोग हम्म। जनरली एक एक रिपीटर्स होते हैं, मतलब कोई 2 साल से हाँ। कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, ऐसा होता है। तो काफी अच्छा आया है फिर। और नहीं सर, आपका रैंक जो कैसा था है? वो मेरा जो बोलो। रैंक था वो सर 500 के अंदर आ जाता सर। दो सिली मिस्टेक सर हो गई थी उसमें। एक इंग्लिश का सवाल था सर, वो बहुत ही इजी था, वो गलत हो गया था। सर इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। और सर एक जो था सवाल था वो मैकेनिकल वाइब्रेशन का था, उसमें सिली मिस्टेक हो गई थी। नहीं तो सर 5 नंबर आराम से बढ़ जाते, तो सर 500 के अंदर रैंक हो जाती, लेकिन सर रह गया। मतलब गेट सर बहुत ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। वो तो है यार, मतलब कुछ बोल नहीं सकता ऐसे। बहुत से लोग हैं जिनका एक्शन हो जाता है लेकिन जेट में उनकी रैंक 3,000 4,000 आती है, पता ही रहेगा, ऐसे बहुत से लोग हैं। हाँ सर, किसमें किस्मत का भी बहुत खेल होता है गेट में। अरे वो 3 घंटे कुछ बोल नहीं सकता। यही है चलो सर। बढ़िया। तो ये जो मतलब बीआरसी का जो मार्च में एग्जाम हुआ था वो आपने दिया था कि वो सप्लीमेंट्री जो हुआ था वो दिया था? सब मार्च वाला ही दिया था। 18 मार्च को एग्जाम हुआ था। 18 मार्च को, तब सर उसी के 4 दिन बाद हम्म, 18 को सर दिया था एग्जाम। उसके बाद सर रिजल्ट जो है वो उसका बहुत लेट आया, अभी नवंबर में आया था उसके बाद रिजल्ट, लॉकडाउन वॉकडाउन के चक्कर में। ओके ओके। तो मतलब 16 से दिसंबर को आपका ये था इंटरव्यू, हाँ, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर, हाँ। ओके। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे क्या हुआ आपका इंटरव्यू? हम्म। हम्म। सर स्टार्ट करते सबसे पहले तो सर मैं बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ। सर मैं फ्लाइट से गया था, मुंबई पहुंच गया था। फिर वहां पे सर मैंने हॉस्टल ले लिया था, वही ट्रेनिंग स्कूल है वहां का। तो सर वहां पे हॉस्टल मुझे मिला था, मतलब सिंगल रूम मिला था, वो उसके उन्होंने 200 रुपीज चार्ज किए थे। तो सिंगल रूम वो मैंने ले लिया था। फिर उस रात वो मैं वहां पे रुका, और 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो साढ़े ओके। आठ बजे रिपोर्टिंग टाइम था, और सर फिर उसके बाद हम लोग वहां पहुंच गए 8:30 बजे सुबह। उसके बाद सर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू हुआ। तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं सर लोगों को बताना चाहूंगा कि लोग जो है वो अपनी सर ले जाएं। ठीक है, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, क्योंकि वहां सर वो मांग रहे थे और मैं नहीं लेके गया था। तो मुझे फिर ओके। अंडरटेकिंग पड़ी। अंडरटेकिंग, और वो ऑनलाइन वाला रिजल्ट जो आता है वो नहीं मान रहे थे वो लोग। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और फिर सर 11:30 से इंटरव्यूज जो है वो होना शुरू हो गए। सर क्योंकि मुझे अंडरटेकिंग लिखने में टाइम हो गया था, तो मुझे 21 नंबर मिला था इंटरव्यू का। तो 21 नंबर मुझे मिला। उसके बाद सर हम लोग बैठे रहे, थोड़ा वेट किया। वहां वेटिंग रूम है, तो वहां पे सर 2:45 पे मेरा टर्न आया, और मुझे सर पैनल में बुलाया गया। तो सर यहाँ से मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस चालू होता है। फिर सर उसके बाद वहां पे जैसे ही मैं पहुंचा, तो सर वहां पे 3 4 लोग बैठे हुए थे, और एक सर वहाँ मतलब चेयरमैन था। ठीक है सर, वो बैठा हुआ था, बैठे हुए थे वो लोग। तो सर उन्होंने फिर वहां पे मतलब हर सब्जेक्ट का एक एक एक्सपर्ट था, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो मतलब सबसे पहले जो इंटरव्यूअर नंबर 1 बैठे हुए थे तो थर्मोस पूछे थे। फिर ओके। उनके बगल में एक बैठे हुए थे, उन्होंने केवल एचएमटी पूछे थे। उनके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने केवल सोम से पूछे थे। तो जैसे सबके एक्सपर्ट जो है वो बैठे हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे यही सब पूछा कि आप जो है कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं।
और आपका बैकग्राउंड क्या है। फिर सर उन्होंने ये कहा मुझसे कि आपने मार्क इंटरव्यू के बारे में अपने सीनियर से सुना है। मैंने कहा यस सर मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा उन्होंने आपको क्या बताया। तो मैंने कहा कि सर ये मैंने बताया कि इसमें बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होता है, द टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू इन द कंट्री है ये। तो उन लोगों ने कहा कि आपने तो ये भी सुना होगा कि इंटरव्यू को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ सर मैंने सुना है, मैंने ये सुना है कि 3 to 4 सब्जेक्ट्स। मैंने सर जानबूझ के 3 to 4 बोल दिया था वहां पे, क्योंकि मुझे क्योंकि अगर मैं 4 to 5 बोलता तो मुझे 5 सब्जेक्ट लिखने पड़ जाते हैं। तो सर मैंने बोल दिया कि 3 to 4 सब्जेक्ट्स। मैं तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही लिख दो, जो भी आपके हैं प्रेफरेंस में ऑर्डर में वो खुद ही लिख दो। तो सर मैंने वहां पे सबसे पहला अपना लिखा था हीट ट्रांसफर, फिर सर फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर सोम। तो सर उन्होंने फिर वहां पर सर सोम लास्ट में लिखा, ऐसा क्यों? सर मेरा सर डिजाइन पार्ट थोड़ा कमजोर है सर, थर्मल वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रांग है। डिजाइन पार्ट जो है उसमें सोम एमडी और टोम वगैरह में सर मुझे थोड़ा वीक है। सर सोम को आखिरी में लिखा था। तो सर सबसे पहले स्टार्ट जो है वो इंटरव्यू हमारा सर उन्होंने हीट ट्रांसफर से स्टार्ट किया। तो सर हीट ट्रांसफर में उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि एक सिलेंडर है, हॉलो भरा हुआ है, और फ्लूइड जो है उसका जो सेंटर लाइन टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है। और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये जो ट्यूब है ये स्टील का है, ये स्टील का है, और बाहर जो है बाहर पूरी एयर है, और उसके बाद बाहर एयर है, और उसके बाद बाहर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो सर फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना था, ट्यूब की सेंटर लाइन से बाहर तक का उन्होंने डिस्टेंस दे दिया 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस है। तो वहां तक का टेम्परेचर प्रोफाइल बनाना था, कैसे चेंज होगा ये बनाना था। ओके ओके। तो सर ये हुआ। फिर उसके बाद सर मैंने चलिए टेम्परेचर प्रोफाइल बना दी। तो उन्होंने पूछा कि ये टेम्परेचर प्रोफाइल जो है ये यहाँ पर सिलेंडर के अंदर लोगारिथमिक क्यों है। मतलब उन्होंने ये कहा मुझसे, मैंने ग्राफ बनाया तो वो लोगारिथमिक आया। उन्होंने कहा कि लोगारिथमिक क्यों है। तो मैंने उनको फिर डिराइव करके दिखाया, वो जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है उससे उन्होंने डिराइव करके दिखाया। फिर वो थोड़ा आगे पहुंचे, और आगे फिर उन्होंने कहा कि ये जो कन्वेक्शन है, ये जो आपने कन्वेक्शन दिखाया है हीट ट्रांसफर, क्योंकि बाद में जो होगा वो सब कन्वेक्शन से होगा। ओके। तो उन्होंने फिर वहां से कन्वेक्शन पे वो पूरा आ गए, मतलब वो फिर वहां से पूरा कन्वेक्शन पे आ गए, और कन्वेक्शन पे फिर उन्होंने पूछना शुरू किया। तो सर उन्होंने सबसे पहले पूछा कि ये एच जो है, ये एच क्योंकि फॉर्मूले में सर एच आया था, उन्होंने कहा एच क्या होता है। फिर उन्होंने कहा एच को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि एच का जो है फ्लैट प्लेट पे अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो एच का एक्स के साथ, वो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ वेरिएशन को आप प्लॉट करिए लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि एच जो है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर कुछ कोरिलेशंस होते हैं न्यूसेल्ट नंबर के, और न्यूसेल्ट नंबर जो है उसके कोरिलेशंस होते हैं सर, न्यूसेल्ट नंबर के फॉर्मूले में ये आता है। तो सर इस वजह से यहाँ से हम लोग एच को कैलकुलेट करते हैं। फिर उन्होंने ये पूछा कि न्यूसेल्ट नंबर जो है वो क्या, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये उन्होंने पूछा। तो सर यहाँ पे मैं थोड़ा, मतलब ये वैसे बहुत इजी सा कंसेप्ट है लोगों के लिए, लेकिन सर मैं यहाँ पे थोड़ा अटक गया था। तो उन्होंने ये कहा कि न्यूसेल्ट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है ये बताइए आप। तो मैंने कहा कि सर डेफिनेशन ये बाय कन्वेक्शन अपॉन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, ये न्यूसेल्ट नंबर की डेफिनेशन होती है। तो उन्होंने कहा कि इसकी मिनिमम वैल्यू आप बताइए कितनी होगी। तो सर मैंने वहीं मेरे मुंह से सर गलती से निकल गया कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है, न्यूसेल्ट नंबर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। और सर न्यूसेल्ट नंबर की मिनिमम वैल्यू ऐसे होती है 1। तो सर ये गलती से निकल गया, लेकिन उन लोगों ने फिर सर मेरी मदद कर दी। उन लोगों ने फिर वहां पर ये बता दिया मुझे कि क्या न्यूसेल्ट नंबर की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। तो लिक्विड बता सकते हैं या ऐसा फ्लूइड बता सकते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन ना होता हो। तो मैंने कहा कि सर ऐसा तो मेरे दिमाग में कोई नहीं है। तो वहां से मैं अपनी मिस्टेक को समझ गया। तो सर वहां से फिर मैंने करेक्ट कर दिया अपने आप को, मैंने कह दिया कि सर मुझे गलती हो गई थी, और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है। फिर उन्होंने कहा कि न्यूसेल्ट नंबर की वैल्यू जो है वो फ्री कन्वेक्शन में ज्यादा होती है कि फोर्स कन्वेक्शन में। तो सर मैंने कहा कि फोर्स कन्वेक्शन में, क्योंकि फोर्स कन्वेक्शन में सर हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है, क्योंकि सर बार बार नए पार्टिकल्स आया करते हैं। तो फिर सर उन्होंने कहा कि अगर
कोई ऐसी जगह फोर्स कन्वेक्शन दोनों प्रेवलेंट है, फ्री और फोर्स कन्वेक्शन दोनों हो रहे हैं, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो हमने कहा सर फोर्स कन्वेक्शन में हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं, और सर फ्री कन्वेक्शन में हम लोग ग्रेशॉफ नंबर निकालते हैं। तो ग्रेशॉफ नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर के स्क्वायर, इसका रेशियो हम लोग लेते हैं, और सर अगर ये रेशियो जो है ये 1 से बहुत बड़ा आ रहा है तो सर इसमें फ्री कन्वेक्शन डोमिनेट करता है, और छोटा आ रहा है तो इसमें फोर्स कन्वेक्शन डोमिनेट करता है। फिर उन्होंने सर वहां से बहुत ट्रिकी सवाल पूछ लिया, उन्होंने ये कह दिया कि ये बताइए आप कि ये दोनों डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, ग्रेशॉफ और रेनॉल्ड्स नंबर दोनों डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, तो यहाँ नीचे रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर क्यों है, यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर खुद क्यों नहीं है, मतलब ये रेशियो जो है वो जी आर अपॉन आर ई क्यों नहीं है, जी आर अपॉन आर ई स्क्वायर क्यों है? तो सर पहले तो मैंने सोचा कि पाई बकिंगम थ्योरम लगा दे, फिर मुझे पता लगा कि दोनों डायमेंशन जैसी हैं, तो कहाँ लग जाए, यहाँ पे मैं अटक गया, इस जगह पे सर पे मैं रुक गया। तो सर ये यहाँ पे उनका हीट ट्रांसफर वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया। मैंने कहा कि सर, मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि सर ये मुझे नहीं आता। तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, और फिर सर उन्होंने उसी टीचर ने HMT जो पूछ रहे थे, हीट ट्रांसफर खत्म हो गया, फिर सर उन्होंने पूछना शुरू किया फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सर फ्लूइड मैकेनिक्स उन्होंने पूछना शुरू किया, उसमें सर उन्होंने शुरुआत बहुत आसान से करी। उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा सा हमारे पास टैंक है, उसमें H हाइट तक पानी भरा हुआ है, और उसके नीचे पे एक होल है, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल होल है जिससे हॉरिजॉन्टल पानी निकल सकता है, और ऊपर क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो ऊपर PATM होगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप नीचे की मतलब जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा उसको निकालिए। मैंने बहुत आसानी से दोनों पॉइंट्स के बीच में नॉलेज लगा के उनको निकाल के दे दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर ये बताइए इसमें हम क्या करें, इसमें हम एक कवर लगा दें, इसमें ये जो टैंक अभी खुला हुआ था और इसके में कवर लगा दे। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो PATM नहीं है, ATM है, मतलब प्रेशर जो है वो डबल हो गया। तो सर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये जो अगर मैंने इसको डबल कर दिया है तो यहाँ पर अब वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमने कहा कि सर अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ गई है, तो मतलब प्रेशर बढ़ गया है, तो 2 PATM 1 पॉइंट पे हो जाएगा और वहां पे हो जाएगा, तो सर वेलोसिटी इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हुआ। फिर उसके बाद सर उन्होंने मुझसे पूछा, ये हो गया जब, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि इसमें जो ये गैस है, जैसे मतलब जब पानी जब फ्लो करेगा, पानी जब बाहर निकलेगा एक्सपैंड करेगी, जो उसके अंदर गैस भरी हुई है, मान लीजिए कि कोई गैस इसके हाँ भरी हुई है, तो ये गैस एक्सपैंड करेगी, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? या आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, कि एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस है ये? तो सर मैंने उस समय फिर उनको, मतलब मुझे ये भी इसके बारे में भी आइडिया नहीं था, वहां पे मैं थोड़ा नहीं चला पाया, तो मैंने सर थोड़ा सोचा और फिर सर मैंने उनको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोल दिया, उनको बोल दिया कि सर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। हाँ ये बोल दिया, ने बोल दी। उसके बाद फिर सर उन्होंने फिर कहा मुझसे कि चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर सर उन्होंने FM का मेरे सामने दूसरा सवाल रखा। ये सर बहुत कॉमन सा सवाल है जो उन्होंने रखा था, ये बहुत लोग पूछते हैं। उसमें एक हमारा कंटेनर था, उसमें इधर डी डायमीटर की एक इनलेट बना हुआ था, और और राइट साइड पे डी ये आपने जो है अपने वीडियो में दिखाया भी है एक बार ये क्वेश्चन। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है, तो सर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन था, और ये क्वेश्चन मुझसे उस दिन इसलिए पूछ लिया गया था क्योंकि सर बाकी जितने लोग थे जो बाहर निकल रहे थे उनसे मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, और मतलब वो लोग बता रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछा गया, और वो लोग बता नहीं पाए थे इस क्वेश्चन को, तो इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि कोई इस क्वेश्चन को बता ले। तो उन लोगों ने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन पूछा। तो डी डायमीटर की एक इनलेट थी, डी डायमीटर की एक आउटलेट थी, और फिर सर सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये था कि ये बताइए इसमें डी ही डायमीटर की वो है, मतलब डी डायमीटर की इनलेट भी है, डी डायमीटर की आउटलेट भी है, तो क्या इसमें पानी भरेगा भी कि नहीं? तो मैंने कहा यस सर भरेगा। तो उन्होंने कहा ये आप दिखा सकते हैं कि क्यों भरेगा पानी इसमें? तो सर मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगा दी। तो सर M आउट माइनस M इन इज इक्वल टू D/dt ऑफ वॉल्यूम, ये मैं लगा लिया, मतलब रो इंटू D/dt ऑफ वॉल्यूम, तो मैंने लगा दिया। तो सर इससे क्या हो गया, इससे मैंने वहां पे जब इसको लगाया तो सर यहाँ से H और T में एक हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, H और T में।
HOT में एक रिलेशन आ गया, मतलब उन्होंने रिलेशन मुझसे पता नहीं कि क्या आएगा, इंटीग्रेट इंटीग्रेट सब करिए आप। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप पूरा इंटीग्रेट कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हाँ बस आप कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए। ओके तो मैंने ओके। बता दिया। उसके बाद जब ये काम हो गया, तो सर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अब आप ये बताइए, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर ये इसमें आपने रो को जो का फ्लो माना है वो इनकम्प्रेसिबल माना है, ये जो फ्लो है ये इनकम्प्रेसिबल है, तो आपने, क्योंकि मैंने अपने डेरिवेशन में क्या किया था, रो को बाहर निकाल के उसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि सर रो सर इधर भी था, रो इधर भी था, उसको निकाल के कैंसिल कर दिया। लेकिन सर उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अब ये मान लीजिए कि कंप्रेसिबल फ्लो है, तो इस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर उन्होंने मैंने बताया कि सर कंप्रेसिबल फ्लो में हम लोग डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं मान सकते, तो सर जो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला था वो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि कंप्रेसिबल फ्लो और कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या फर्क होता है। तो मैंने कहा कि सर कंप्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हमारा जो डेंसिटी है उसमें एप्रिशिएबल चेंज हमको दिखते हैं, वो कंप्रेसिबल फ्लो होता है। और कंप्रेसिबल फ्लूइड जो है वो ऐसा फ्लूइड होता है जिसको प्रेशर लगाने पर उसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रही है, उसको कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। तो सर फ्लो मतलब कि फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, और फ्लूइड का मतलब कि सर एक कोई नॉर्मल सा सब्सटेंस है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है ये। और फिर उन्होंने ये कहा कि कंप्रेसिबल फ्लो में क्या डेंसिटी केवल टाइम के साथ चेंज होती है। तो मैंने कहा नहीं सर, डेंसिटी केवल टाइम के साथ नहीं, डेंसिटी सर पोजीशन के साथ भी चेंज हो सकती है। ये डेंसिटी इस पोजीशन कुछ और है और उस पोजीशन पे कुछ और है, और ऐसे फ्लो को भी हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो कह देंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा वाला सर मैं नहीं बता पाया था, वो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वाला था वो शायद मैंने गलत हाँ बता दिया है। एक्चुअली जो भी आंसर तुमने बताया वो मतलब थोड़ा जस्टिफाइड लगता है। अच्छा मतलब हम्म। आंसर दिया। हाँ, तो सर अभी तो यही है, नहीं खुद ही बगल में उनके थर्मोडायनेमिक्स वाले टीचर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर आपको थर्मोडायनेमिक्स पूछना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने सर थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने ये कहा कि ये सर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर सर PATM V1 और T1 मेंटेन्ड है। PATM मतलब जो अंदर का प्रेशर है वो PATM है अंदर का भी, और पिस्टन का कुछ मास नहीं है, और पिस्टन जो है वो मतलब फ्रिक्शनलेस है, तो कोई फ्रिक्शन एक्शन फोर्स हमको कंसिडर नहीं करनी। तो ऐसा उन्होंने एक अरेंजमेंट दे दिया। उन्होंने ये कहा कि 10 किलो का एक मास है वो मैंने लिया और इसके ऊपर ऐसे करके डायरेक्टली रख दिया, मतलब ऐसे सडनली उसको रख दिया उस पर। तो उसी इंस्टेंट पे मतलब उस समय तुरंत क्या होगा, इस प्रोसेस को आप बनाइए। तो ओके ओके। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा ये कौन सी प्रोसेस होगी, सबसे पहले उन्होंने पूछा ये कौन सी प्रोसेस होगी। तो सर मैंने कहा कि फिर वहां पे सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आखिरी में मैं करेक्ट आंसर पहुंच गया। वहां पे मैंने उन्होंने कहा कि ये कौन सी प्रोसेस होगी, तो सर मैंने कहा कि ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है, ये तुरंत प्रोसेस है, जैसे वो टायर वायर फटने वाली जो प्रोसेस होती है उसको भी सर हम लोग एडियाबैटिक मानते हैं। तो सर एडियाबैटिक मैंने फिर, लेकिन मैं अपने आप से ही ये सवाल करने लगा कि सर इसमें हीट ट्रांसफर तो हो, तो मतलब इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो दिया नहीं हुआ है, इंसुलेटेड सर नहीं दिया हुआ था। तो मैंने कहा कि सर इंसुलेटेड तो है नहीं, तो एडियाबैटिक कैसे हो जाएगी। बाद में फिर मैंने सर दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि एडियाबैटिक का मतलब इंसुलेटेड होता है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं सर, एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। तो उन्होंने कहा कि इंसुलेटेड, तो मैं फिर उन्होंने कहा कि इसका PV डायग्राम आप बना दीजिए और ये बताइए कि आप जो है इसका फाइनल प्रेशर कैसे निकालें। तो मैंने कहा कि सर फाइनल प्रेशर ऐसे निकल आएगा, PATM प्लस जो वेट है और जो एरिया ऑफ पिस्टन उसको डिवाइड कर देंगे तो PATM प्लस W/A हो जाएगा, इससे आपका फाइनल प्रेशर आ जाएगा। तो फाइनल प्रेशर आने के बाद फिर सर उन्होंने कहा कि PV डायग्राम बना दो इसका। तो PV डायग्राम मैंने बना दिया भाई, एडियाबैटिक कर्व। उन्होंने कहा आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो गामा जो 1.4 होगा, और अगर कोई मोनोएटमिक गैस होगी तो 1.66 होगा, उससे वॉल्यूम हमारी आई। उन्होंने कहा टेम्परेचर कैसे निकाले, मैं फिर टेम्परेचर का कोरिलेशन लिख दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि अब हमने क्या किया, अब इसी अरेंजमेंट को हम 10 घंटे के लिए छोड़ के चले गए। इसी जो ओके। अरेंजमेंट है इसको 10 घंटे के लिए छोड़ के चले गए। फिर 10 घंटे बाद वापस आए, तो 10 घंटे बाद जब हम वापस आए तो बताइए PV डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा। तो ओके। सर इसमें मैंने कम से कम 5 मिनट सोचा था।
क्योंकि सर मैंने पहले उनसे कहा कि सर वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं, कभी टाइम वाइम का हमने कुछ सुना नहीं कभी थर्मोडायनेमिक्स में कि टाइम वाइम हो रहा है 10 घंटे छोड़ो चले, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बताइए ना, आप थोड़ा सोच लीजिए। उन्होंने खुद ही कहा, उन्होंने कहा आप नर्वस हो रहे हैं तो सर आप पानी ले लीजिए और आप खुद ही बताइए, 5-10 मिनट सोच लीजिए। तो सर मैंने वहां पे थोड़ा सा 5 मिनट सोचा, फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए, मुझे कुछ नहीं आवाज समझ में आ रहा था, सर मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में तो उन लोगों ने फिर मुझसे कहा बाहर का जो टेम्परेचर है पिस्टन और सिलेंडर जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो कम है। तो सर मैंने नॉर्मल सी एक वो लगा दिया कि क्योंकि सर इंसुलेटेड वो था नहीं, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से कम है, तो इस वजह से सर हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस होगा, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनसे कह दिया कि सर हाँ 10 घंटे में हीट लॉस हो जाएगा क्योंकि सर टेम्परेचर जो है वो कम है बाहर का यहाँ से, तो इस वजह से हीट लॉस हो जाएगा। फिर सर उन्होंने ये कहा कि हीट लॉस अगर होगा तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, या एडियाबैटिक के आइसोथर्मल। तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि सर प्रेशर कांस्टेंट हो चुका था, पहले प्रेशर सर ओपीएटीएम था, फिर पीएटीएम प्लस वेट अपॉन एरिया हो गया था, प्रेशर में कोई चेंज आना नहीं था, केवल हीट लॉस हो रहा था। तो मैंने कहा जैसे कांस्टेंट प्रोसेस होगी, प्रेशर प्रोसेस होगी, उन्होंने कहा टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा घटेगा। फिर उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है वो घटेगी कि बढ़ेगी, तो मैंने कहा सर वॉल्यूम भी घटेगी क्योंकि सर पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। फिर सॉरी पिस्टन जो है वॉल्यूम जो है, फिर उन्होंने कहा क्योंकि हीट लॉस होगी तो हीट लॉस की वजह से ये होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए, दिखाएंगे तो सर उसको मैंने पीवी डायग्राम पे दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप ये जो फाइनल वॉल्यूम है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने कहा मैंने उसको भी मैंने दिखा दिया। फिर जब सर ये काम हो गया, फिर उन्होंने नॉर्मल से मुझसे सवाल पूछे, फिर तो वो मुझे थोड़ा कन्विंस दिखे। फिर उन्होंने नॉर्मल से आखिरी में सवाल मुझसे पूछे कि ये बताइए कि आप जो है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हीट एडिशन प्रोसेस कर रहे हैं तो किसमें आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और कांस्टेंट प्रेशर में क्यों ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोसेस होती है उसमें ये जो सीपी है, तो मैंने जो फॉर्मूला निकाला जाता है, और ये जो सीपी है ये क्या केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि और भी चीजों पे डिपेंड करता है। फिर सर वो नॉर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट वगैरह पे आ गए। उन्होंने कहा कि जूल ओके। थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, तो सर उसके बाद वो थर्मो पे खत्म हो गया थर्मो। फिर उसके बाद नॉर्मली उन्होंने सवाल पूछे, कोई इतना कठिन सवाल जो है वो पूछा नहीं उन्होंने, तो सर उसमें ये हो गया। फिर उसके बाद जब थर्मो खत्म हो गया, फिर सर उसके बाद उन्होंने मेनली जो है उसके बारे में पूछा। फिर उसके बाद वो सोम पे आ गए। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ तो सर मटेरियल। सोम पे आ गए, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। सर यहाँ पे तो सब बताने में सर थोड़ा मतलब वो हो गया है, लेकिन सर टाइम मतलब वहां पे क्योंकि मैंने सोचा तो बहुत टाइम लगा था काफी। तो फिर वहां पर सोम पे आ गए, तो सोम में सर जनरली वो लोग कैंटिलीवर बीम पहले बना देते हैं। तो उन्होंने कैंटिलीवर बीम एक बना दी उसको सर, उसकी लेंथ 3L थी, 3L थी, और सर उसके बाद ABBCCD उसके वो थे, और डी पे फ्री एंड था। और सर उन्होंने फिर बी पे एक लोड की तरफ नीचे की तरफ, और सी पे एक लोड लगा दिया ऊपर की तरफ, सी पे एक लोड अच्छा। लगा दिया ऊपर, हाँ सी पे ऊपर की तरफ लगा दिया, और बी पे डाउन लोड, फ्री एंड पे भी कोई लोड नहीं था और फिक्स्ड एंड पे तो होता ही नहीं कोई लोड, तो वहां पे कुछ था नहीं। फिर सर उन्होंने ये कहा कि इसका पहले बात तो आप SFD BMD बनाइए, SFD बनाइए, BMD बनाइए, फिर डिफ्लेक्शन कर्व बनाइए, फिर हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं उन पे आप स्लोप निकालिए। तो ओके मैंने ओके। सर फिर वही समीशन ऑफ फोर्सेस लगा के, समीशन ऑफ फोर्सेस लगाया तो समीशन ऑफ फोर्सेस 0 आ गया। तो मोमेंट लगाया तो मोमेंट का समीशन जो है वो फ्री एंड पे कुछ आ रहा था। फिर सर मैंने वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाया। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये दिखाया है कि AB और CD में कोई भी शेयर फोर्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सर वहां पर कोई भी शेयर फोर्स नहीं आ रही थी AB और CD में, तो उन्होंने कहा कि ये शेयर फोर्स नहीं है तो क्या यहाँ पर कोई शेयर फोर्स नहीं है तो क्या यहाँ बेंडिंग मोमेंट होगा। तो मैंने कहा सर बेंडिंग मोमेंट तो सर इसका इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ सर 0 है तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो उन्होंने कहा इसको आप बना के दिखाइए। तो इसको मैंने सर बना दिया। फिर वहां कन्वेंशन को लेके गलतियां हो गई। सर मैंने पहले बताया था मेरा सर सोम पार्ट थोड़ा कमजोर है, तो साइन कन्वेंशन को लेके थोड़ी गलतियां हो गई मुझसे कि मैंने ऊपर नीचे उसको बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हो गया, तो वहां पे मैंने बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर इसका वो बताओ, मतलब कि डिफ्लेक्शन जो है वो फ्री एंड पे क्या होगा वो बताओ। तो डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे मैंने बता दिया। फिर मतलब वही थ्योरम लगा के उनको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद जब इतना पार्ट हो गया, तो सर उन्होंने फिर बाद में मुझसे डिफ्लेक्टेड कर्व पूछ लिया, इसका जो कर्व
ओके तो ओके। सर ये पार्ट मेरा सर थोड़ा कमजोर था, तो मैंने उनसे कह दिया कि सर ये मुझे नहीं आता, और मतलब डिफ्लेक्टेड करके मैं आपको एसएफडी बीएमडी बना के दे सकता हूँ, और केवल सर डिफ्लेक्शन ही निकाल के दे सकता हूँ, और ये मैं ओके। नहीं बना सकता। फिर उन्होंने सर थोड़े सवाल जो है वो स्ट्रेस, और मतलब उन्होंने पूछा कि यहाँ का क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, कि कहाँ पे और इसमें कौन सी स्ट्रेस ज्यादा डोमिनेंट होगी, बेंडिंग की स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस ज्यादा डोमिनेंट, तो ये सब उन्होंने पूछा। कौन सी स्टेप, तो ये सब इन्होंने पूछा। अगर ये बताइए, फिर उन्होंने नॉर्मल सवाल पूछे कि अगर ये बताइए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका डायग्राम बना के आप दिखाइए। फिर उन्होंने कहा ये बताइए एच सेक्शन ज्यादा अच्छा होगा बीम के लिए कि आई सेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, ये सब उन्होंने पूछा। तो ये सब सर मतलब ये सब तो जनरली जो है वो सबको और बता ही लेते हैं। रीजन भी पूछा रहेगा, मतलब अगर आप आई सेक्शन प्रेफर कर रहे हो तो हाँ, व्हाई यू आर सिलेक्टिंग आई सेक्शन। तो सर मैंने उनको ये बताया था कि सर बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है, जो स्ट्रेस ज्यादा, सबसे स्ट्रेस ज्यादा होती है, और सर जो सेंटर ऑफ द बीम न्यूट्रल एक्सिस होता है वहां पे सर जीरो होती है। तो आई सेक्शन जो है उसको अगर आप देखेंगे तो आई सेक्शन में बीच में बहुत ही कम मटेरियल यूज किया है, और ऊपर जो है सबसे ज्यादा मटेरियल यूज किया है। तो इस वजह से क्या है कि हमारा मटेरियल भी कम लगता है, और बिल्कुल मटेरियल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर, इसलिए मैंने उनको बताया था कि आई सेक्शन जो है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं, अगर बेंडिंग स्ट्रेस हमारा क्राइटेरिया है तो आई सेक्शन को हम लोग प्रेफर करें। ये सब मैंने उनको बताया था। तो सर बाकी ये हो गया। फिर उन्होंने ये पूछा कि स्क्वायर और दिया था और एक डायगोनल दे दिया, तो उन्होंने कहते कि इन दोनों में से कौन सा सेक्शन आप प्रेफर करेंगे, अगर बेंडिंग स्ट्रेस लगाई जा रही तो स्क्वायर और डायगोनल में कौन सा प्रेफर करेंगे। तो सर वहां पे मैंने वही लगाया, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई जेड। तो सर जेड जो है सेक्शन मॉडुलस होता है, सेक्शन मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। फिर सर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन, क्योंकि सर वो जो वाई वाली वैल्यू होगी, तो वाई वाली वैल्यू जो है वो उसके लिए स्क्वायर के लिए ए बाई टू होगी, लेकिन सर डायगोनल के लिए मतलब वो जो डायगोनल वाला अरेंजमेंट है जो ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट होता है, सर ए रूट टू होगी। तो सर इस वजह से ये क्या हो गया, ज्यादा आ गया था, तो हमने कह दिया था कि ये डायगोनल वाला अरेंजमेंट जो है वो ज्यादा मजबूत रहेगा। फिर सर उसके बाद वो टाइम हो गया था, फिर पता नहीं उनको लंच वगैरह के लिए शायद जाना था, तो उन्होंने कह दिया कि ओके, इट वाज नाइस मीटिंग यू, और सर उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया। हम्म, ये हुआ था सर इंटरव्यू। तो वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब जो थर्मोडायनेमिक पार्ट है और जो हम्म, हीट ट्रांसफर का पार्ट है उससे थोड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा है हाँ कि सर, नहीं। सो मैंने लास्ट में ही बताया था ना, इसलिए शायद, और उनको भी मैंने बता दिया था कि मेरा सा कमजोर है थोड़ा, तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। और ओवरऑल तो यही लग रहा है कि मतलब आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। मतलब मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से आपने बताया है, तो मुझे हम्म, जो ओवरऑल लग रहा है अच्छा। सर देखिए क्या होता है, क्योंकि सर मैंने आपको बताया ना, मैंने बहुत सारी चीजें गलत भी बताई हैं, जैसे वो कांस्टेंट प्रेशर वाला गलत बता दिया, और सर वो न्यूसेल्ट नंबर वाला गलत बता दिया था, मिनिमम वैल्यू। और सर और सर सोम में तो मैंने डायरेक्टली कह दिया कि सर मुझे डिफ्लेक्टेड कर्व आता ही नहीं है। नहीं तो सर अगर वो मैं बता लेता तो और लंबा इंटरव्यू चल जाता, लेकिन सर वो नहीं बता पाया। बाकी जो है वो एफ एम वाले तो इस वजह से हो गए कि सर एफ एम वाला भी आता नहीं, तो वो सर आपकी वीडियो मैंने देख ली थी, तो सर उसकी वजह से उसमें उसमें मैंने सवाल दिया, और उसको उसका सवाल मैंने आपसे व्हाट्सएप पे पूछा भी था, सर आपने मुझे सोल्यूशन भी दे दिया था। तो सर उस वजह से क्या हो गया था, उससे थोड़ी मदद मिल गई थी, नहीं तो एफएम वाला सर मैं नहीं कर पाता वाला। तो सर वो हो गया था। बाकी सर देखिए देखिए भगवान के मतलब हाथ में है। जैसा ओवरऑल देखा जाए ना तो मतलब बीआरसी का खास ऐसा है कि अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए हो करेक्ट। जरूरी हम्म, सिर्फ ये है कि अगर आपने एक भी आंसर सही से दिया है, उनको लॉजिक आपका अच्छा लग गया कि मतलब हाँ यार बंदा सोच के बोल रहा है, तो सिलेक्शन हम्म, पक्का है। हम्म, ठीक है। तो हम्म, मेन उनका यही है। बाकी चलो मान लो कोई फ्रेशर है, कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन ओवरऑल हम्म, वो लोग यही देखते हैं क्योंकि 3 या 4 साल हो गया था पास आउट हुए उसे। ठीक है। हम्म, काफी इंटरव्यू उसने दिए, उसका हुआ नहीं था, लेकिन बीआरसी उसका लास्ट चांस था। हम्म, उसके बाद शायद एज लिमिट भी खत्म हो जाता, तो हम्म, उसने दिया और मतलब बोल रहा था कि मतलब उतना अच्छा नहीं गया है, और शायद उसका 1 घंटा ही चला था, सिर्फ 1 घंटा हम्म। इंटरव्यू चला था। तो उसका रिजल्ट आया तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो यही मतलब वो बोल रहा था, बोला मुझे खुद डाउट हो रहा है कि मतलब मैंने इतना आंसर दिया भी नहीं और मेरे को कर लिए, पता नहीं कैसे क्या।
ये भी था। और सर वहां पर जो लोग आए थे, जैसे वहां पर आपको सारे गेट, क्योंकि गेट से जो लोग बुलाए गए थे वो 300 के अंदर रैंक वाले बुलाए गए थे, तो सर वहां पे बहुत तेज तेज लड़के आए थे। तो सर एक मेरे साथ का ही लड़का था, उसका इंटरव्यू सर 1.5 घंटा चला था। उसका 1.5 घंटा चला था, मतलब बहुत लोगों का सर वहां पे मेरे से लंबा भी चला इंटरव्यू। तो ये भी है। वो तो वो तो खुश हो गया रहेगा कि 1.5 घंटा चला, मेरा सिलेक्शन पक्का। हाँ। हाँ सर वो हाँ। पूरा, लेकिन सर अब तो सर मतलब उन्हीं के हाथ में है, देखिए क्या होता है। सर मैं तो मतलब भी काफी अच्छा मिल गया, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर नहीं भी होगा तो सर तक कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि सर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल गया। और सर बहुत मतलब बहुत सारी चीजें पता भी लग गई। अब आगे कहीं भी अगर कोई पूछ लेगा किसी और इंटरव्यू में तो सब वहां नहीं अटकेंगे। हम्म। हम्म। नहीं मतलब अच्छा है यार, काफी किसी बीआरसी के इंटरव्यू के लिए जब बंदा तैयारी करता है ना, तब समझ लो कि उसका टेक्निकल नॉलेज और बढ़ने लगता है। ये तो हाँ मैं सर मानता बढ़ने हूँ। लगे। और मेरा सर मुझे, क्योंकि सर जब मैंने वो किया तो सर मैंने बाकी स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि सर पहले जब फाइनल ईयर में मैं था तो सर मैंने नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ के गेट देने चला गया था सारे। और गेट में भी सर वैसे सब फॉर्मूले का खेल होता है, तो सर वहां उसको देने चला गया था। फिर उसके बाद सर अभी मैंने सेंजल वगैरह से सर अभी मैंने पढ़ा है, तो मुझे सर उससे फिर बहुत सारी चीजें नई भी पता लगी हैं। सर ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अगर कोई सर कोई और इंटरव्यू जैसे होगा इसरो का, या फिर अभी आगे कोई और फॉर्म आता है, तो सर उसमें मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब क्योंकि सर मैंने टफेस्ट इंटरव्यू दे दिया है इस वजह से। अभी जिस आपने ये नहीं सोचा क्या, मतलब कुछ मास्टर्स वगैरह, एमएस नहीं वगैरह, सर, पीएच? नहीं सर उसका वो कुछ वो नहीं है सर, मुझे एमटेक करना नहीं है सर, मुझे जॉब ही चाहिए। वही मेरा सर पहले से प्रेफरेंस ही था, क्योंकि सर एमटेक वालों को सर मैंने बहुत देखा है सर, मैं उनको कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर नहीं सही मेरी बात चॉइस, हाँ है। मेरी सर चॉइस सबका यही है अपना कि अपना सर, चॉइस है। यस, यस सर, इसी इसमें कुछ वजह से। गलत नहीं है यार, इसमें कुछ गलत नहीं है यार। मतलब जितने भी इवन जिसके गेट में अच्छे रन भी आते हैं 50-100, वो लोग भी आईएससी तक के छोड़ के पीएससी जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब सबकी अपनी चॉइस है कि नहीं? हम्म, तो इस वजह से। अभी आगे नेक्स्ट क्या है, कौन सा एग्जाम आपका अभी जो सर नेक्स्ट यही होगा? 2021 वाली गेट की सर प्रिपरेशन मेरी चल रही है सर, वो मैं ओके करूंगा। ओके। और सर मैं मेनली सर मेरा जो एम है सर बचपन से, मतलब बचपन से क्या, जब से मुझे पता लगा है, तो सर मेनली मेरा एम जो है वो इसरो में ही जाना है। तो सर मेरा मतलब मुझे इसरो में सर, वो मेरी ड्रीम जॉब है समझ लीजिए। तो सर इसरो के फॉर्म का सर मैं इंतजार कर रहा हूँ सर, उसमें 20 वैकेंसियां हैं, लेकिन सर वो जो है, जाना चाहता हूँ मैं उसमें सर, इसरो में। यही है। करो यार तैयार, अभी तो ये साल का तो चलो हो गया, हम्म। लेकिन नेक्स्ट ईयर हो तो अप्रैल या मई में फिर से आए। हम्म। चाहे भले वो 33 वैकेंसी वाला आएगा, लेकिन आएगा हम्म। जरूर, ऐसा लग रहा है, आएगा हाँ जरूर। सर इस बार वाले में तो सर बिल्कुल बैड लक था सर मेरा उसमें, मतलब हर बार सर वो लोग फाइनल ईयर को अलाउ करते थे हर बार, और इसी बार से सर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि केवल पास आउट अलाउड है। सर उस वजह से सर दिक्कत हो गई, नहीं तो सर इस बार बढ़ गए थे। इस बार सर वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी इस बहुत बार ज्यादा इसरो में। थी इस बार का, मतलब बोले तो करीब हम्म। 1000 या 1100 लोगों को बुलाया ना, कुछ कितने लोगों को? हाँ 1075 लोगों को सर मैकेनिकल बुलाया इंटरव्यू के लिए, 1:5 तो के रेशियो। हम्म। 135 सिलेक्ट होंगे, तो मतलब जाहिर सी बात है, अपॉर्चुनिटी जिसको, मतलब इस बार जो शॉर्टलिस्ट हुआ उसके लिए मौका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मौका तो मौका। बहुत बहुत अच्छा मौका सर मिला। और ये सर ये मौका मतलब चला गया सर, 1 साल पहले पैदा होना चाहिए था उससे सर अरे उससे सर मौका मिल बड़ी जाता। बात नहीं है, अभी वेट करो बस। लेकिन हाँ, गेट का भी मतलब अभी देना अच्छे से, ठीक है, गेट का भी हाँ एग्जाम सर अच्छे गेट की तो से। प्रिपरेशन चल रही है, मतलब क्योंकि गेट का तो सर यही है कि फिर से प्रिपरेशन, जैसे ही सर मेरी 1400 रैंक आई थी तो मुझे पहले ही बता था मुझे कुछ नहीं मिलेगा इस बार सिनेरियो में। तो सर उसी के बाद से फिर मैंने सर गेट की प्रिपरेशन चालू कर दी थी उसी के बाद से, मतलब अच्छा इतने अच्छा। मई जून से सर चालू हुई, उसमें लॉकडाउन चल गया था, जून जुलाई सर चालू कर दिया था। फिर उसके बाद सर तब से कर रहे हैं प्रिपरेशन। बाकी सर बीच में ओके। अगर कहीं हो जाता है तो ठीक है, ये भी है। नहीं ठीक है यार, अभी तो कंटिन्यू रखो, अभी जस्ट पास आउट हुए हो, कंटिन्यू रखो प्रिपरेशन, विद इन स्ट्रिक्ट मेंटेन रखना, लेकिन अच्छा खासा एग्जाम देते रहना पूरा फुल प्लेज में, और मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और एक बार हो ओके जाएगा तो फिर से अपने चैनल पे बुलाया जाएगा तुम्हें। थैंक यू सर। हम्म। यही तो है। चलो, अब तुम इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है? ओके सर थैंक यू वेरी और मच सर। बाय, बाय, टेक केयर, हाँ। और आगे के एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाय, ओके। थैंक यू, थैंक यू।